सही सूचना उचित मार्गदर्शन यानी स्टडी विथ मनोज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप 3 काम कर लीजिए। सबसे पहले जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऊपर की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस प्रकार के हम जब भी वीडियोज़ बनाएं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और जो हमारा तीसरा है ये है कि ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंतिम तक देखें और इस वीडियो को जानें कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसको आप ज़रूर अपनाएं। और जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियोस का लाभ उठा सके। अब हम दोस्तों सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, कहा गया है कि हज़ारों मील का जो सफ़र होता है वो पहले कदम से कहीं ना कहीं शुरू होता है। तो इस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन होती है या फिर जो एक पैटर्न होता है या फिर जो एक परीक्षा होती है उसमें जो प्रारंभिक कदम होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे बड़ा एक तरह से इसमें बाधक हो सकता है या फिर यही प्रवेश द्वार हो सकता है। एक तरह से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से केवल 10,000 स्टूडेंट्स को ही मेंस लिखने का अवसर प्राप्त होता है। और हिंदी मीडियम के लिए तो ये चीज़ है कि केवल 100 में से 5 से 6 स्टूडेंट ही मेंस लिख पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स कितनी बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पार करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया है। मेरे स्वयं के जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसके अंदर 134 नंबर आए थे और हमारे जो साथी है जो सेलेक्टेड कई प्रकार जो सेलेक्ट हुए हैं उनके भी नंबर एक तरह से 120, 130, 140, 150 की रेंज में भी नंबर आए हैं। उन सबसे बातचीत करने के बाद ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस प्रकार जो एक तरह से एग्जाम होता है उसमें पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जिसमें एक तरह से 100 क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वो सीसेट का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 80 सवाल होते हैं। आज हम केवल और केवल जनरल स्टडीज़ के पेपर पर बात कर रहे हैं और सीसेट के ऊपर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो अब आप बिल्कुल अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि एक एक चीज़ का आपको पता चल रहे। तो आपको ध्यान रहे कि 100 क्वेश्चन आते हैं, उस 100 क्वेश्चनों का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का देख लेते हैं। तो इतिहास के लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। हिस्ट्री है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया जिसमें एक तरह से इसका आजकल अंक भार बढ़ता जा रहा है। एक तरह से 4 से 5 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से आते हैं। उसके बाद मिडिवल इंडिया, इसमें से आजकल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ये यूपीएससी का फेवरेट भी रहता है और एक तरह से हमारे आम जन जीवन से भी एक तरह से जुड़ा होता है क्योंकि जैसे 1921 साल आया, 1920, इसके अब 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो जैसे एक तरह से असहयोग आंदोलन को 100 साल पूरे हुए तो वो आ सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उन्हें एक तरह से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया तो वो भी एक तरह से वापस करंट में न्यूज़ आती रहती है। दांडी मार्च था वो भी इस बार जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया तो वो भी करंट अफेयर्स के रूप में आ गया। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न इंडिया है वो आपके करंट इवेंट्स से जुड़ी हुई ज़्यादा घटनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन हर बार आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो कल्चर होती है, जो भारत की संस्कृति, उस पर आजकल यूपीएससी ज़्यादा जोर दे रही है। स्पेशली साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ की कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। क्योंकि एक तरह से मैं आपको अगर बोलूँ कि आप त्रिपुरा के ऊपर 5 मिनट बोलिए तो आप शायद बोल पाएंगे। तो इसलिए यूपीएससी चाहती हैं कि जो पूरे इंडिया के छात्र हैं वो भी कल्चर को जाने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में जाने। तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस तरह ध्यान रखें, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 होते हैं। तो इस तरह से ये 17 से 18 क्वेश्चन किसके हो गए? हिस्ट्री के हो गए। दूसरी बात पॉलिटी विद आईआर। आज इंटरनेशनल रिलेशन सीधा आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप जब पेपर उठा के देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन आईआर के भी मिले हैं और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हो गए, यानी 13 से 14 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे। और आपको पता ही है इसमें ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पुस्तक ये है लक्ष्मीकांत, तो इससे एक तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब हम बात करें एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट के अंतर्गत करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, उसका रोल ज़्यादा होता है। इसमें भी 13 से 14 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब हम बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी पिछले एक तरह से कई सालों से उसका ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है, लेकिन यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है तो हो सकता है कि इस बार वो ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन वो मैपिंग से रिलेटेड होंगे। इसलिए आपको एक ऑक्सफोर्ड एक तरह से एटलस रखना है और अपने रूम में एक तरह से मैप लगाना होगा ताकि आप बार बार उनको देखें। उनसे एक तरह से क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करें साइंस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो एक तरह से जनरली हमारा तो सामान्य विज्ञान ही लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन जनरल साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है। इसके 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस होते हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्रिप्टो करेंसी हो, जीन एडिटिंग हो, इस प्रकार की जितनी भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ के अंदर रहती है उस पर क्वेश्चन हर बार आते ही है। अब हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा होती है। इसमें इकोनॉमी सर्वे हो गया, बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, वेरियस रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस, तो उनके क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि इस सेक्शन का कितना बड़ा योगदान है और ये हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा रिपोर्ट्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो भी आप देखते रहेंगे। अब हम बात करें लास्ट में करंट अफेयर्स की, तो इसके क्वेश्चन आजकल बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से 25 से 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, तो आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये तरह से अभी हम 100 क्वेश्चनों का अंक भार देख लिया है कि किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है। अब हम दोस्तों ये चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार से एक तरह से 100 दिन की रणनीति बनानी है, उसको फिर महीने के वाइज बांटना है, सप्ताह में बांटना है और पर डे के हिसाब से किस प्रकार से पढ़ना है। और जिस प्रकार से मेरा स्वयं का या फिर जो हमारे रूममेट थे या जो सेलेक्टेड साथी हुए, उन सबसे ये जानकर और उनसे पूछकर ये हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक दिन को आप 3 भागों में बांट लीजिए। कितने भागों में? 3 भागों में बांट लीजिए ताकि आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकें। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने को मिलते हैं तो उसके जो 4 घंटे होंगे वो पहले मैं जो कुल्हाड़ी मुझे दी जाएगी उसकी धार को मजबूत करूंगा। ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी स्मार्ट स्टडी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपको एक तरह से भारत के सबसे बड़े ड्रीम पैलेस जिसे बोलते हैं लबासना मसूरी जाने का रास्ता इन्हीं स्मार्ट स्टडीज़ और टेबल और चेयर पर बैठकर ही आप तय कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आप दिन को 3 भागों में बांट लीजिए। सबसे पहले स्टैटिक्स पार्ट को, ठीक है, दिन में उठे आपने स्टैटिक पार्ट को पढ़ लिया। स्टैटिक्स के अंदर आपको ध्यान रखें जो 7-8 स्टैंडर्ड बुक्स है और 8-10 NCERTs हैं वो आपको पढ़नी है। इस यहाँ से लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 70 से 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो और लोग क्या करते हैं करंट अफेयर्स के चक्कर में और कोचिंगों के एक तरह से सड़े और गले गार्बेज है उनको पढ़कर अपनी परीक्षाएं सुनिश्चित करते हैं, उनकी सफलता नहीं मिल सकती। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपना जो स्वयं का है एनालिसिस करें, पुराने पेपर्स को पढ़ें, स्टडी को बहुत ज़्यादा मजबूत करें। यही हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा तारणहार हो सकता है। क्यों? करंट अफेयर्स में आपको इतनी सारी सामग्री है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक्स है वो बुक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। तो इसमें आप देख लीजिए अपने हिसाब से जितनी स्टडी आपकी कैपेसिटी होती है। 17-18 घंटे पढ़ने का UPSC में तो मेरा मानना है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। एक दिन पढ़ लिए, आप 4 दिन सोते रहोगे रूम पे, तो फिर क्या मतलब रहा। इससे अच्छा है कि आप जो भी रेगुलर टाइम बनाएं 9 से 11 घंटे के बीच में आदर्श एक तरह से समय होता है और जैसे जैसे एग्जाम आएगा वो आपका बढ़ता रहेगा। तो दिन का पहला हो गया स्टैटिक या बेसिक जैसे हम कह सकते हैं, आप जितना भी रखें 4 घंटे 5 घंटे आपके अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें आपको वो सेक्शन आपको कवर करना है। इसमें बुक्स वगैरह जो बुक लिस्ट है वो हमने पिछले वीडियोस में पूरी तरह से बताई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई कार्ड में दे दूंगा या फिर एक तरह से इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स की, मतलब दिन का दूसरा सेक्शन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। तो करंट अफेयर्स में 25 अभी हमने देखा था 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा। तो इसको आपको एक तरह से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ज़्यादा सेंस है कि जितना मटेरियल आप फैलाओगे वो आप वापस रिवीजन नहीं कर पाओगे और आपका वो पूरी तरह से कोई काम नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे मानना ये है कि स्टैंडर्ड एक तरह से करंट अफेयर्स को फॉलो करें। जैसे कोई न्यूज़पेपर है वो आप डेली रेगुलर अगर पढ़ रहे हो तो उनको वापस देखना है, उनके आर्टिकल अगर आपने कहीं सेव कर रखे हैं तो वो पढ़ने हैं। मैगजीन जो आपकी ट्रस्टेबल है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें एक तरह से भारत के सभी टॉपर्स पढ़ रहे हैं, जिनका आप नाम जानते हैं और पिछले वीडियोज़ में मैंने उसका नाम पूरी तरह से बता दिया है, तो उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स की ये बात हो गई। इनको आप दिन का ऐसे मान लीजिए 2 से 3 घंटे मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने ही है, तो इनको आपने ये हो गया दिन का दूसरा सेक्शन जिसमें आप खाना खाने के बाद थोड़ी रेस्ट करने के बाद पढ़ सकते हो। अब हम बात करें नाइट में, तो इसमें आपको एक तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। हालांकि लोग कहते हैं कि सुबह प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आप लास्ट मंथ में कर सकते हो। अभी आप जैसे करोगे तो मेरा मानना ये है कि आप जैसे टेस्ट में लाते हो उसके बाद इतनी थकान होती है क्योंकि माइंड काम करता है, तो आपको नींद आ जाती है या फिर पूरा दिन एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जो टेस्ट मिलाते हैं वो साथी इनसे रूबरू होंगे, इनसे वाकिफ होंगे।
तो दोस्तों इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों की करनी है, जीएस की करनी है और सीसेट भी आजकल चुनौतीपूर्ण है तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसकी स्टैंडर्ड ऐसे नहीं हो कि आप हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर आ गए, 1000 टेस्ट सीरीज आपने इकट्ठा कर दी तो कोई मतलब नहीं रहेगा, उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, उनके जो पीछे के जो आंसर है उनको आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम हो, जिसका एक तरह से वैल्यूबल हो, जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाती हो, तो उनको आप लेके आइए और अपने घर पे बढ़िया से बैठ के टेबल चेयर पर उनको पूरा जो यूपीएससी के पैटर्न है, जो दो घंटे का पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। इसमें मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में किस प्रकार से यूपीएससी पेपर को सोल्व किया जाता है, ताकि इंग्लिश मीडियम के साथ ही किस प्रकार से सोल्व करके मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये बात हो गई। इस तरह से दिन को 3 भागों में हमने बांटा है। बेसिक को पढ़ना है दिन में पहले खंड में, उसके बाद में करंट अफेयर्स को पढ़ना है और शाम को आपको एक टेस्ट पेपर मिलाते हुए एक तरह से फिर आराम से आप सो जाइए और उसके बाद एक तरह से अपने इसी को चीज़ को कंटिन्यू रखना है। अब हम दोस्तों बात करें कि एक तरह से आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखें कि जहाँ से एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, 2000 अगर आप ज़्यादा देखते हो तो फ़ायदा ही है, लेकिन 2013 से लगाकर 2020 के जो पेपर है 7, उनको आप एक दिन उनको डेली देखें, शाम को डेली उन पर 10 से 15 मिनट डेली बिताए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पॉलिटी की मैं बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना हो गई, ठीक है, मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि इन टॉपिकों पर मुझे कितना वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि 6 से 6 क्वेश्चन मुझे वहाँ पर सही हो सकते हैं। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जो अपना 1885 लगाकर 1947 कांग्रेस के स्थापना से आज़ादी तक का जो काल है, इन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पर मुझे वेटेज समय देने की आवश्यकता है, किन चीज़ों को मुझे याद करने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस पेपर देखोगे तभी पता चलेगा। आपको ये कोचिंग वाले भी नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पहली बात हो गई, प्रीवियस पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें होती है जो याद नहीं हो पाती, तो उनको आप ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कैस्पियन सागर के किनारे कौन से देश है, तो ऐसे तो आप एक तरह से नहीं याद रख पाओगे, तो इसकी ट्रिक बना लो। जैसे मैंने बना रखी है, जैसे कितार, तो के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान, ठीक है, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया। तो ऐसे आपने बना ली तो आसानी से आपको याद भी रहेगी और जैसे ही परीक्षा में ये आएगा, जैसे 2018-19 में ये क्वेश्चन आया था तो आसानी से मेरा सही हो गया था, तो आप भी इसको आसानी से सही कर सकते हो। ये इस चीज़ को आपको दूसरी चीज़ कई साथी आते हैं, सर पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, 3-4 और किताबें पढ़ ले। अरे भाई, आसानी से आप एक किताब को पढ़िए, इससे क्वेश्चन आपके लगभग तो 13-14, उसमें 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन बाहर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 12 क्वेश्चन वो आपके सही हो गए तो आसानी से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि मेरिट है वो लगभग 50% से ऊपर यूपीएससी की नहीं जा सकती। तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मतलब कहने का ये स्टैंडर्ड बुक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोर फोकस होते हुए इसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको रिविजन होता रहे आसानी से। नहीं तो क्या होगा कि अभी आप तो आपके पास समय पड़ा, आप सोचोगे कि 100 दिन पढ़े हैं, आसानी से हम पढ़ लेते हैं, बट लास्ट टाइम में आप रिविजन कैसे कर पाओगे? एक सब्जेक्ट की अगर 6 से 7 आपने किताबें ले ली तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरह से नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो नोट्स मेरा मानना है कि इतनी ज़्यादा बुक्स का आप नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि टाइम एक तो कम है और दूसरा इतना मतलब भी नहीं है। जैसे स्पेक्ट्रम में अगर पुस्तक की बात करूं तो उसमें नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर चैप्टर जैसे खत्म होता है उसके पीछे नोट्स बनाए हुए हैं, पूरी किताब खत्म होती है तो उसके पीछे 40 पेज में नोट्स बनाए हुए, तो आप एक्स्ट्रा क्या नोट्स बना लोगे। लेकिन ऐसे बना सकते हो, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें, वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो उसमें पूरे अध्यक्ष के नाम दे रखे हैं, कहाँ का अधिवेशन हुआ वो दे रखा है, और अधिवेशन में क्या क्या मुख्य बातें हुई वो भी दे रखी है। लेकिन उसने आपने अलग से एक पेज में आप ऐसे लिख सकते हो कि कांग्रेस अधिवेशन में महिला अध्यक्ष, तो आपने तीनों के नाम लिख लिए, उनके साल लिख लिए और कहाँ पर हुआ। तो जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद नलिनी गुप्ता, तो ये आपने नाम लिख लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से हैबिट बन जाएगी। इस टाइप से आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कैस्पियन सागर के देश बताए, इस प्रकार से आप ब्लैक सी के जो URRGBT नाम से जाने जाते कंट्रीज़ है वो आप लिख सकते हो। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स कुछ टॉपिक्स के आप बना सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप पूरी पुस्तक के नोट्स बनाने की आपको कतई मेरा मानना की आवश्यकता नहीं है। बुक पढ़ रहे हो, आपको येलो हाईलाइटर आजकल खूब आते हैं, उन पे हाईलाइट करते जाए, आपको आखिरी में क्या क्या पढ़ना है उनको आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाओगे।
दूसरी चीज़ ये कि स्टैंडर्ड बुक या कोचिंग मटेरियल किन पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्टैंडर्ड बुक पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो एक तरह से उनकी नज़र में होता है, और जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग खुद आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो। वो एक तरह से वो मेरा तो मानना ये कूड़ा करकट ही है, तो उनको पढ़ने की आपको पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें विशिष्ट रूप से आपको सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। एक रेगुलर टाइम जो है उसको आप टेबल बना के उसको बहुत ही प्रॉपर वे में उसको फॉलो करें। एक तरह से ऐसा नहीं हो कि आप 1-2 दिन में 20 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 15-20 दिन आपको किताब ही नहीं उठा पा रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी टाइम टेबल बनाएं उसको आसानी से फॉलो करें। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एक तरह से तैयारी करनी है। आपको किसी प्रकार की घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और तो क्या है। तो इस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपको तैयारी एक तरह से करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको पता ही है, तो हेल्थ को आपको अच्छे से रखना है। एक तरह से कुछ योगा वगैरह कर सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। ऐसे नहीं हो कि आइसोलेशन हो गए, आप परिवार से बात ही नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी की तैयारी में आप आसानी से एंजॉय के साथ कर सकते हो। कहीं आप इस साथ ही सेलेक्ट होते हैं, आपने देखे होंगे वो सोशल मीडिया पर चलाते हैं, तो हर चीज़ कर सकते हो, बस वो कि कंट्रोल में होना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी में जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप इतना तो अपना माइंड सेट कंट्रोल कर ही लेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फोकस कर पाए। तो दोस्तों, आज हमने बात की है यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में। जो 100 दिवसीय रणनीति किस प्रकार से अपनाई जानी चाहिए, उस पर हमने पूरा एक तरह से डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वारीज हो तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पूछ लीजिए। यहाँ पर मैं और हमारी टीम के द्वारा आपको पूरी तरह से जवाब दे दिया जाएगा, और यह एक तरह से मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी समस्याओं का निराकरण कर पा रहा हूं। दूसरी चीज़ ये कि आप हमारे जो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वो भी ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर मैं कई बार सामग्री डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो। वहाँ पर क्या है कि ईजी में एक तरह से अवेलेबल हो पाते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइप से ये पूरी चीज़ें हो गई है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा मैक्सिमम उठा पाए। और आने वाले वीडियोज़ में हम इसमें और ज़्यादा एक तरह से आपको गाइडेंस देते रहेंगे, और कुछ टॉपिक भी एक तरह से कवर कराएंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।